हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विशिक सिटी क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हमने शुरू किया था क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसकी जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। माइक्रो और मैक्रो, सबसे पहले तो इन दो वर्ड्स का मीनिंग और इनका डिफरेंस आपको पता होगा, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था। माइक्रो मतलब छोटा, स्मॉल, और मैक्रो मतलब बड़ा यानी लार्ज। मीनिंग क्या बनता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक थ्योरी का वो पार्ट है जो स्टडी करता है इकोनॉमी के इंडिविजुअल यूनिट्स को, यानी इकोनॉमी के अंदर सिंगल यूनिट्स को स्टडी करने को ही माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। जैसे इकोनॉमी के अंदर अगर मैं सिंगल कमोडिटी का, किसी एक कमोडिटी का प्राइस चेक करूं, किसी सिंगल कमोडिटी की डिमांड को चेक करूं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कहलाएगा। दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ एन इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक थ्योरी का वो पार्ट है जो इकोनॉमी में यूनिट्स के एग्रीगेट्स को स्टडी करता है, ना कि इंडिविजुअल यूनिट्स को। एग्रीगेट क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, सम। जब हम इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सब की टोटलिटी, उन सबको कलेक्टिवली देखेंगे, जैसे कि उन सब की कलेक्टिव डिमांड कितनी है, उन सब के कलेक्टिव प्राइस कितने हैं, तो वो पार्ट होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अंडरस्टूड? सेकंड इज टूल्स। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम डिमांड और सप्लाई को स्टडी करते हैं। हम देखते हैं एक गुड्स की या एक प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है और उसकी कितनी प्राइस या सप्लाई है मार्केट के अंदर। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? डिमांड और सप्लाई तो होता ही है, लेकिन कौन सी डिमांड? एग्रीगेट यानी टोटल डिमांड। और कौन सी सप्लाई? यानी कि टोटल सप्लाई के बारे में पढ़ा जाता है। अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में ना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। कई बच्चों को ये लगता है कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब है एक गुड की टोटल डिमांड, यानी पूरे देश में किसी एक प्रोडक्ट को कितना डिमांड किया जा रहा है। वो गलत है। इसके अंदर हम एक गुड की डिमांड नहीं देखते हैं। एग्रीगेट टोटल डिमांड का मतलब है जितनी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, 5, 10, 15, 20 जितनी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सब की कितनी डिमांड है, उससे एग्रीगेट डिमांड बोला जाता है। अंडरस्टूड? और एग्रीगेट सप्लाई भी सेम होगा। मार्केट में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सब की सप्लाई के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसे एग्रीगेट सप्लाई बोला जाता है। अंडरस्टूड? थर्ड इज ऑब्जेक्टिव। माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का या इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करने का क्या पर्पस होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्यों उनको स्टडी किया जाता है? तो उनको स्टडी करने का एक रीज़न होता है, दैट इज़ प्राइस ऑफ द कमोडिटी को डिटरमाइन करना, यानी किसी चीज़ के प्राइस के बारे में पता लगाना। देखो, एक कमोडिटी का, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है कि वो कितने में बिकेगी? वो डिपेंड करता है उसकी डिमांड और सप्लाई के ऊपर, कि मार्केट में उसकी कितनी डिमांड है और उसकी सप्लाई कितनी, वो कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो उसी से उसका जो प्राइस डिटरमाइन होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इसीलिए डिमांड सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमें गुड्स का प्राइस डिटरमाइन करना होता है। और दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी इसलिए किया जाता है ताकि हमें इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल का पता लग सके हमारी कंट्री के अंदर, कि देश के अंदर लोगों की इनकम कितनी है, पहले कितनी थी अब कितनी हो चुकी है, इन्फ्लेशन पहले कितना था अब कितना है, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, कितना रोज़गार पहले होता था, कितना जो है रोज़गार अब है। तो ऐसे बड़े इश्यूज़ को पढ़ने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी किया जाता है। सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट इज डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। तो देखो, एग्रीगेशन का मतलब होता है टोटलिटी। टोटलिटी तो माइक्रो में भी होती है और मैक्रो में भी होती है। माइक्रो के अंदर भी डिमांड को स्टडी किया जाता है और वो मार्केट डिमांड होती है बेसिकली। मार्केट डिमांड का मतलब क्या है कि अगर एक प्रोडक्ट, माइक्रो में आप एक प्रोडक्ट लेते हो ना, एक प्रोडक्ट की डिमांड देखते हो, लेकिन उस एक प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड लेते हो। यानी एक प्रोडक्ट को अगर मार्केट में 10 कंज्यूमर हैं तो वो 10 कंज्यूमर मिलके उसकी कितनी डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है, उसे मार्केट डिमांड कहते हैं। तो एग्रीगेशन तो वहाँ भी है, टोटलिटी तो वहाँ भी है। 10 कंज्यूमर लिए ना, एक कंज्यूमर थोड़ी लिया आपने, डिमांड नहीं ली, मार्केट डिमांड ली है। तो एग्रीगेशन टोटलिटी तो वहाँ भी है, लेकिन वहाँ पे जो टोटलिटी है, एग्रीगेशन है, वो लिमिटेड है। सिर्फ आप एक कमोडिटी तक लिमिटेड हो। ओके, प्रोडक्ट एक ही है, चाहे उसके कंज्यूमर आप 10 देख रहे हो, लेकिन प्रोडक्ट तो एक ही है ना। और दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी एग्रीगेशन होता है, टोटलिटी होता है, लेकिन इसकी डिग्री, इसका दायरा थोड़ा सा बड़ा होता है। कैसे? कि इसके अंदर हम मार्केट डिमांड देखते हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट की नहीं, सभी प्रोडक्ट्स की मार्केट डिमांड देखी जाती है। तो इसलिए यहाँ पे एग्रीगेशन यानी टोटलिटी थोड़ी सी ब्रॉडर होती है। तो आई होप को ये 4 पॉइंट तो समझ आए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इज अजम्पशंस।
जब भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे होंगे तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, उन सबको आप कांस्टेंट कर दोगे। यानी कि उन सबको आप अज्यूम करोगे कि वो फिक्स हैं, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे तो हम माइक्रो वाले सारे कॉन्सेप्ट्स को कांस्टेंट कर देंगे, फिक्स कर देंगे। इसका रीज़न क्या है? देखो, सबसे पहले ये समझो कि जो चीज़ माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे सच होती है या अच्छी मानी जाती है, ज़रूरी नहीं है कि वो मैक्रो यानी बड़े लेवल पे भी अच्छी ही साबित हो। कई बार उल्टा भी हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो सेविंग्स है। अगर मैं सिर्फ आपकी बात करूँ, आप बताओ, अगर आप सेविंग करते हो, अपनी मंथली इनकम में से कुछ पार्ट आप सेव करते हो, तो वो आपके लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? ऑब्वियसली अच्छी बात है ना, आप सेविंग कर रहे हो अपनी इनकम में से, करनी चाहिए। ये तो हमने देखा माइक्रो लेवल पे। अब अगर मुझे ये बताओ, अगर देश में जितने भी लोग हैं वो सब सेविंग करना शुरू कर दें, सेविंग की हैबिट डाल लें सब जने, तो उसका हमारी कंट्री के ऊपर, हमारी इकॉनमी के ऊपर कैसा इम्पैक्ट आएगा? अच्छा प्रभाव डलेगा या बुरा प्रभाव डलेगा? उसका बुरा प्रभाव डलेगा। क्यों? क्योंकि जब लोग सेव करना शुरू कर रहे हैं, इट मीन्स वो खर्चा कम कर रहे हैं, खर्चा करना बंद कर रहे हैं। अगर लोग खर्चा नहीं करेंगे तो देश चलेगा कैसे? तो लोग कमाएंगे कैसे? जो प्रोड्यूसर है, जो सामान बना के बैठा है बेचने के लिए, वो उसका सामान अगर बिकेगा ही नहीं तो बेचारा वो कमाएगा कैसे? देश कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना। तो इसलिए जब हम माइक्रो स्टडी करते हैं तो हम मैक्रो के कॉन्सेप्ट्स को कांस्टेंट कर देते हैं, और जब मैक्रो स्टडी करते हैं तो माइक्रो के कॉन्सेप्ट को कांस्टेंट कर देते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा। नेक्स्ट इज अदर नेम। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नाम होता है प्राइस थ्योरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नाम होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। अब ये नाम क्यों पढ़े, ये आपको ऑब्जेक्टिविटी से क्लियर होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों स्टडी की जाती है? किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? प्राइस थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों स्टडी की जाती है? देश के अंदर इनकम लेवल का पता करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट लेवल का पता करने के लिए, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोल देते हैं। एक और चीज़ समझो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को जब हम स्टडी करते हैं तो उस स्टडी करने के मेथड को हम बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम, और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो उसको स्टडी करने के मेथड को बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम मेथड। अब सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है ये समझो। इक्विलिब्रियम का मतलब है जब कोई फर्म या कोई पर्सन, कोई बिजनेस बैलेंस्ड हो, यानी ऐसे पॉइंट पे हो जहाँ पे वो पूरी तरह सेटिस्फाइड है, वो वहाँ से मूव नहीं करना चाहता। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहा है, अर्न कर रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट, क्या वो वहाँ से हिलना चाहेगा? नहीं हिलना चाहेगा ना। तो इस तरह के पॉइंट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ से कोई पर्सन मूव नहीं करना चाहता, वहाँ वो बैलेंस है, सेटिस्फाइड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम स्टडी करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स देखती है कि एक सिंगल पर्सन या एक सिंगल फर्म का इक्विलिब्रियम लेवल क्या है, मतलब वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे जाके एक पर्सन या एक फर्म इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस्ड होती है, सेटिस्फाइड होती है। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करते हैं तो उसमें हम ये स्टडी करते हैं कि मार्केट में जितने भी फर्म्स हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, उनका इक्विलिब्रियम लेवल क्या है, वो किस लेवल पे जाके सेटिस्फाइड होंगे, बैलेंस्ड होंगे। तो इन्हीं दो रीजंस की वजह से हमने इनके नाम या इनके स्टडी करने के मेथड को नेम दिया है पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्शियलिटी कर रही है। पार्शियलिटी क्यों कर रही है? कि वो सब फर्म्स के बारे में नहीं देख रही है, सब फर्म को एनालाइज नहीं कर रही है, वो सिर्फ एक फर्म को एनालाइज कर रही है, उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट कर रही है। और मैक्रो इकोनॉमिक जनरल बात करती है। जनरल बात का मतलब क्या है? जनरल मीन जो सबके बारे में देखता है या सबके बारे में कलेक्टिव बात कर रहा है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को जनरल इक्विलिब्रियम कहा गया और माइक्रो इकोनॉमिक्स को पार्शियल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। अब नेक्स्ट इज मेथड ऑफ स्टडी। आप कह लो एग्जांपल्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या स्टडी करते हैं हम। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल इनकम को देखा जाता है, सिंगल पर्सन की इनकम को। इंडिविजुअल आउटपुट यानी सिंगल फर्म की कितनी आउटपुट है, एक फर्म कितना प्रोडक्शन कर रही है। या फिर हम और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम नेशनल इनकम यानी जीडीपी, पूरे देश की इनकम की बात करते हैं। नेशनल आउटपुट यानी पूरे देश के अंदर कितनी आउटपुट प्रोड्यूस हुई सभी प्रोड्यूसर्स के द्वारा, उसकी बात करते हैं। तो आई होप आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।